अध्याय 36। चू वानिंग के पास सोचने का समय नहीं था और वह उसका समर्थन करने के लिए पहुंच गया। गर्म झरने के पानी में दो लोगों की त्वचा एक दूसरे से चिपकी हुई थी। मोरैन को तुरंत महसूस हुआ कि बिजली की एक चिंगारी उसकी पूंछ की हड्डी में चली गई, जिससे उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। भले ही उन्होंने रेड लोट्स पवेलियन में लगभग नग्न चू वानिंग को गले लगाया था, लेकिन उस समय स्थिति गंभीर थी और उनके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था, इसलिए उन्हें इसका ज्यादा आभास नहीं हुआ। लेकिन इस समय एक हाथ चू वानिंग की छाती पर दबा हुआ था, दूसरा हाथ अभी भी अवचेतन रूप से शिजुन की कमर को सहारा दे रहा था। पानी के नीचे उनके पैर आपस में रगड़ रहे थे और दूसरे की त्वचा झरने के पानी में और भी अधिक चिकनी और गर्म थी। मोरैन का सिर तेजी से फट गया। चू वानिंग की ओर वह बस ऐसे ही दूसरे की कमर को छूना, बिना कुछ और किए, था। प्रतिक्रिया तीव्र थी, उफनती नदी की तरह। मास, शिजुन, मैं। वह सीधे खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस जल्दबाजी के संघर्ष में उसका पहले से ही जल रहा निचला शरीर दूसरे से टकरा रहा था। चू वानिंग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसके खूबसूरत चेहरे पर सदमा झलकने लगा। वह तुरंत पीछे हट गया, लेकिन उसी समय उसकी पलकों के ऊपर लटकी पानी की बूंदें उसकी आंखों में टपक पड़ीं। चू वानिंग को उकसाया गया और उसने जल्दी से उन्हें रगड़ने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उनके पास पहुंचने के लिए तौलिया नहीं था। शिजुन, मेरा उपयोग करो। मोरैन इतना शर्मिंदा था कि वह मरना चाहता था। उसका चेहरा और कान लाल थे, लेकिन वह फिर भी इसे छिपाना चाहता था और दिखावा करना चाहता था कि कुछ भी गलत नहीं था। उन्होंने अपना तौलिया लिया और चू वानिंग को अपने चेहरे पर पानी की बूंदों को पोंछने में मदद की। जब चू वानिंग ने अपनी फीनिक्स आंखें खोलीं, तो उनमें भ्रम और आश्चर्य था और घबराहट का एक हल्का निशान था, लेकिन ये सब क्षणभंगुर थे। उसने तुरंत खुद को शांत करने की कोशिश की, ये दिखाते हुए कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, और भर्राए आवाज में कहा, धूप, इसे मुझे दे दो। ओह ओह, ठीक है। मोरैन पके हुए केकड़े की तरह पूल के किनारे चला गया और किनारे पर धूप का डिब्बा उठाया। शिजुन, तुम्हें किस तरह की खुशबू चाहिए? कुछ भी। मोरैन को चक्कर आ रहा था और वह बहुत देर तक बॉक्स को एकटक देखता रहा, फिर ईमानदारी से अपना सिर घुमाया। वहाँ कुछ भी नहीं है। चू वानिंग। वह आह भरने से पहले एक पल के लिए रुका। बेर का फूल, बेगोनिया। ठीक है। मोरान ने 2 अगरबत्तियां उठाईं और चू वानिंग को दी। जब उनकी उंगलियां छू गईं तो एक और सरसराहट हुई। चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, फिर भी वह उन यादों से छुटकारा नहीं पा सका। यदि यह पहले की बात होती, तो वह बहुत पहले ही तालाब में उसके साथ उलझ गया होता। यहाँ तक कि उसने चू वानिंग के जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठकर अपने जलते जुनून को सहते हुए दृश्य की भी कल्पना की। उसके मालिक की आंखें आधी बंद थीं और वह कांपना बंद नहीं कर पा रही थी, फिर भी वह अभी भी उसके द्वारा चरमोत्कर्ष तक पहुंच रही थी। मोरैन इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उस तरह की सहज पुरुष इच्छा ने उसकी आंखें लाल कर दी। उसने चू वानिंग को दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा कि अगर वह अब शीमेई को भी देखेगा, तो चू वानिंग को देखने की तुलना में यह अधिक सुरक्षित होगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जल्दी जल्दी धोने के बाद मोरैन ने अस्पष्ट रूप से कहा कि उसे नींद आ रही है और वह वापस सो गया, जबकि अन्य 3 अभी भी भीग रहे थे। वह अपने कमरे में वापस चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मोरैन इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी इच्छाएं पूरी कर लीं। वह इस समय चू वानिंग की कल्पना नहीं करना चाहता था। वह एक खूबसूरत महिला के सामने शीमेई की कल्पना करना पसंद करेगा। इससे उसके द्वंद्वग्रस्त हृदय को भी अच्छा महसूस होगा।
लेकिन उसका शरीर और विचार उसके नियंत्रण से बाहर थे। उसकी आंखों के सामने उसके और चू वानिंग के प्यार करने के दृश्य घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हड्डियों तक का जुनून आज रात खुल गया है। विनाश के झटकों की लहरों के साथ वे पागलपन से उसके मस्तिष्क की ओर वापस दौड़ पड़े। उसने अपने आप से वैसा ही व्यवहार किया जैसा उस समय किया था जब वह उस आदमी से उलझ गया था। जब वह विनाश के कगार पर था तो उसने अपनी गर्दन उठाए और अनिच्छा से हौंफने लगा। उसके गले से अनायास ही एक नाम निकल गया, चाह रहा हूँ। ये 2 शब्द कहने के बाद उसने धीमी कराह निकाली और थोड़ा कांप गया। उसने बिना रुके अपनी सारी शक्ति छोड़ दी और उसकी हथेलियां नम हो गईं। बाहर निकलने के बाद मोरैन ने अपना माथा ठंडी दीवार से दबाया। उसकी आंखें असमंजस से भरी थीं। शर्म, ग्लानि, घृणा, उत्तेजना। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके पुनर्जन्म के बाद चू वानिंग के प्रति उनकी इतनी तीखी प्रतिक्रिया होगी। उसे अचानक अपने आप पर घिन आने लगी। हालांकि पिछले जीवन में उन्हें शीमेई नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा महिलाओं पर खर्च कर दी। लेकिन उस तरह की संकीर्णता वास्तव में उसके लिए कुछ भी नहीं थी। मोमबत्ती की रोशनी बुझने के बाद ये किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही था। यहाँ तक कि रोंग जियू भी, जो थोड़ा हिल गया था, सिर्फ इसलिए कि वह शीमेई जैसा दिखता था। लेकिन चू वानिंग के लिए उनकी भावनाएं बिल्कुल अलग थीं। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह केवल एक कल्पना थी, कोई वास्तविक सम्मिलन नहीं। वह उस तीव्र आनंद को महसूस कर सकता था जो वह उन छोटी लड़कियों से महसूस नहीं कर सकता था। ये भौतिक नहीं था और वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। वह शीमेई से प्यार करता था। यह अतीत में था और यह भविष्य में भी रहेगा। ये कभी नहीं बदलेगा। इसे कई बार खुद से दोहराने के बाद मोरैन ने धीरे धीरे अपनी सांसें शांत की। उसने भौहें सिकोड़ लीं और आंखें बंद कर लीं। वह चिंतित और नाराज था, लेकिन उससे भी अधिक उसे दुख और अन्याय महसूस हुआ। वह ऐसा नहीं बनना चाहता था। जब इच्छा हुई तो वह चू वानिंग के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। इच्छा पीछे हटने के बाद वह चू वानिंग से संबंधित किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता था, चाहे वह बालों का एक कतरा ही क्यों न हो। उसकी आंखों में एक नज़र। वह लगभग इस भ्रम में था कि जिसे वह पसंद करता है वही उसे बेहद प्यार करता है। ये शीमेई थी। ग्रैंडमास्टर चू का दिमाग भी खराब था। आखिरकार उसने मोरैन की इच्छा को सीधे और गहराई से महसूस किया। युवक का शरीर काफी विकसित था और बेहद चौंकाने वाला था। जब वह उत्तेजित होता था तो वह लोहे की तरह गर्म होता था जो आग लगने का इंतजार कर रहा हो। हालांकि चू वानिंग ने जल्द ही अपनी शांति प्राप्त कर ली और इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन उस एहसास ने उसकी खोपड़ी को सुन्न कर दिया और वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। उनके लिए ये कहना और भी मुश्किल हो गया कि उस समय उनकी भी प्रतिक्रिया थी। सौभाग्य से वह शर्मीला था। भले ही वह गर्म पानी के झरने में हो, उसे स्नान वस्त्र पहनने की आदत थी। उसका पूरा शरीर अच्छी तरह से ढका हुआ था और किसी ने उसे नहीं देखा, अन्यथा उसके पास अपना चेहरा रखने के लिए भी जगह नहीं होती। लेकिन मोरान क्यों होगा? रात को वह बिस्तर पर लेटा बहुत देर तक सोचता रहा। उसने ये सोचने की हिम्मत नहीं की शायद मोरैन भी उसे पसंद करता था। यह विचार बहुत ही पागलपन भरा और बहुत ही शर्मनाक था। उन्होंने केवल ध्यान से सोचा, शायद मोरैन को भी पसंद है। इससे पहले कि खुद शब्द उसके दिमाग में आ सके, चू वानिंग ने खुद पर जमकर चुटकी ली। उसकी फीनिक्स आंखें चमकदार और स्पष्ट थीं, लेकिन वे चमकती और छिप जाती थीं। उसने इस वाक्य को पूरा करने का साहस भी नहीं किया। आखिरकार वह उग्र था और लोगों को पीटना पसंद करता था। उसका मुंह जहरीला था और उसका स्वभाव खराब था। वह शीमेई जैसा नहीं दिखता था,
और वह युवा नहीं था। भले ही मोरैन को पुरुष पसंद हो, लेकिन वह उन्हें पसंद करने में इतना अंधा नहीं होगा। वह बहुत घमंडी था। वास्तव में, क्योंकि उसके दिल में बहुत लंबे समय तक दूसरों द्वारा उसे नज़रअंदाज किया गया था और उससे डर लगता था, इस लंबी और अकेली यात्रा में उसे धीरे धीरे धूल से हीन महसूस होने लगा था। अगले दिन वह उठा। मोरैन और चू वानिंग सराय के गलियारे में मिले। दोनों के अपने अपने विचार थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा लेकिन पहले कुछ नहीं बोले। अंत में मोरैन ने दिखावा किया कि कुछ भी नहीं हुआ था। वह चू वानिंग को देखकर मुस्कुराया और कहा, मास्टर। चू वानिंग ने राहत की सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। ये देखते हुए कि मोरैन ने कल की बात का जिक्र न करने का फैसला किया, उसने बस यही किया और हमेशा की तरह उदासीनता से सिर हिलाया। चूंकि तुम जाग रहे हो, जाओ और शीमेई को जगाओ। हम कुछ तैयारी करेंगे, फिर हम सनराइज पीक पर जा सकते हैं। सनराइज पीक पूरे साल बर्फ से ढका रहता था, इसलिए बहुत ठंड थी। यहाँ तक कि मजबूत शरीर वाले किसानों के लिए भी इस तरह की ठंड का विरोध करना मुश्किल होगा। ठंड होने पर चू वानिंग अपने शिष्यों के लिए लबादे और दस्ताने खरीदने के लिए दर्जी की दुकान पर गए। लेडी बॉस, जो पानी का पाइप पी रही थी, ने लोगों को आकर्षित करने के लिए अपना बड़ा लाल मुंह खोला। उसने मोरैन से कहा, लिटिल इमोर्टल मास्टर बहादुर और दुर्जय दिखता है। फेंगशुई के बैनर तले काली पृष्ठभूमि और सुनहरे ड्रैगन को देखें। ये शू कढ़ाई सर्वोत्तम है। केवल ड्रैगन की आंखें ही इतनी नाजुक थीं कि इसे खत्म करने में मुझे 3 महीने से ज्यादा का समय लग गया। मोरैन ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आप बहुत प्यारी हैं। दुर्भाग्य से, मैं तलवार मांगने के लिए पहाड़ पर जा रहा हूँ। इतने औपचारिक ढंग से कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखकर कि यह काम नहीं कर रहा है, लेडी बॉस ने शीमेई को खींच लिया और कहा, ओह, यह अमर मास्टर बहुत सुंदर है। तुम दाई शहर की सबसे सुंदर लड़की से भी अधिक सुंदर हो, अमर गुरु। यदि आप मुझसे पूछें, तो तितलियों और चपरासियों वाला ये लाल लबादा आपके लिए सबसे उपयुक्त है। आप इसे आज़मा क्यों नहीं लेते? शीमेई ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, लेडी बॉस, ये लड़कियों के लिए है। ज़ू मिंग को खरीदारी करना और कपड़े देखना पसंद नहीं था, इसलिए वह यहाँ नहीं आना चाहता था। वह वहीं खड़ा रहा और इंतजार करता रहा। चू वानिंग ने उसके लिए बैंगनी किनारों वाला एक काला लबादा चुना। लबादे के कंगनी के चारों ओर सफ़ेद खरगोश के फर का एक घेरा था। लेडी बॉस ने कहा, अमर मास्टर, ये लबादा आपके लिए थोड़ा छोटा है। यह एक युवा व्यक्ति के फिगर के लिए अधिक उपयुक्त है। चू वानिंग ने हल्के से कहा, मैंने इसे अपने शिष्य के लिए खरीदा है। ओह, लेडी बॉस को अचानक समझ आ गया। वह मुस्कुराए और बोली, आप बहुत अच्छे गुरु हैं। शायद यह उनके जीवन में पहली बार था कि उन्हें अच्छा गुरु कहा गया। चू वानिंग का शरीर अकड़ गया, हालांकि उसका चेहरा नहीं हिलता था, लेकिन जब वह चलता था, तो उसके हाथ और पैर कई बार कांपते थे। अंत में मोरैन ने हरे भूरे रंग का लबादा चुना। शीमेई ने चांद सफ़ेद लबादा चुना। चू वानिंग ने एक सादा सफ़ेद लबादा और बैंगनी किनारों वाला एक काला लबादा चुना। बिल का भुगतान करने के बाद, वह ज़ू मिंग से मिलने गया। जब ज़ू मिंग ने अपना लबादा देखा, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चू वानिंग भ्रमित था। क्या गलत? कुछ भी नहीं। हालांकि जब चू वानिंग मुड़ा और चला गया, तो ज़ू मिंग ने सोचा कि वह उसे नहीं सुन सकता। उसने लबादे के किनारे को कुछ हिकारत से देखा और धीमी आवाज़ में बुदबुदाया, बैंगनी, मुझे बैंगनी पसंद नहीं है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से चू वानिंग की ठंडी आवाज़ सुनाई दी, आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं, यदि तुम इसे नहीं पहनोगे तो नग्न होकर ऊपर जाओ। ज़ू मिंग। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा होने से पहले,
इत्मीनान से कदम उठाते हुए वे चारों अंततः राइजिंग सन पीक की तलहटी में पहुंच गए। जू यंग पीक आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर थी और उसके पास कई आध्यात्मिक जानवर और अजीब पक्षी थे। भले ही वह ताओवादी पुजारी हो, वह लापरवाही से पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि यहाँ चू वानिंग के साथ इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चू वानिंग ने हवा में से 3 बेगोनिया फूलों को संघनित किया। उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकालने और बुरी आत्माओं को भगाने का प्रभाव था। उसने उन्हें अपने 3 शिष्यों की कमर पर रख दिया। फिर उसने कहा, चलो चलें। मो रैन ने अपना सिर उठाया और रात के अंधेरे में छिपी विशाल पर्वत श्रृंखला को देखा। यह एक प्राचीन विशाल जानवर की तरह शांत पड़ा हुआ था। अचानक उसके हृदय में असंख्य भावनाएं उमड़ पड़ीं। उस वर्ष राइजिंग सन पीक पर उन्होंने दुनिया, सूर्य, चंद्रमा, राक्षसों, भूतों, देवताओं और शैतानों के सामने घोषणा की कि वह मो रैन अब कल्टीवेशन वर्ल्ड के सम्राट होने से संतुष्ट नहीं है। वह स्वयं को मानव जगत का स्वामी घोषित करना चाहता था। उसी वर्ष राइजिंग सन पीक पर उन्होंने एक ही समय में एक पत्नी और एक उपपत्नी से विवाह किया। उसे अभी भी उस पत्नी सोंग कियुतोंग का चेहरा याद है। वह कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक अद्वितीय सुंदरता थी, एक निश्चित कोण से। उसके चेहरे की विशेषताएं काफी हद तक शीमेई की तरह दिखती थीं। वह शिष्टाचार और सम्मान की परवाह करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने 3 मैचमेकर्स और 6 मैचमेकर्स के बोझिल नियमों का पालन नहीं किया। उस समय उसने सोंग कियुतोंग का पतला सफ़ेद हाथ पकड़ लिया और लाल रुमाल से हाथ ढक रही महिला को सीढ़ियों तक खींच लिया। वे 10,000 सीढ़ियां चढ़ते हुए 2 घंटे से अधिक समय तक चले। बाद में सोंग कियुतोंग के पैरों में चोट लग गई और वह चल नहीं पा रही थी। मो रैन का स्वभाव भी खराब था। उसने उसका घूंघट उठाया और उस पर चिल्लाने ही वाला था। हालांकि धुंधली चांदनी के नीचे सोंग कियुतोंग की नाजुक आंखें, जो शिकायत और सहनशीलता से भरी थीं, बिल्कुल उस पुराने दोस्त की तरह लग रही थीं जो 9 झरनों में हड्डियों के ढेर में बदल गया था। उसके मुंह के किनारे पर घृणा के शब्द जमे हुए थे। वह थोड़ा कांप उठी, लेकिन अंत में जो शब्द निकले वे थे, शीमेई, मुझे तुम्हें ले जाने दो। वरिष्ठता के अनुसार यदि वे एक ही स्कूल से थे तो सोंग कियुतोंग वास्तव में उनका शिमी था, इसलिए वह इस खिताब से थोड़ी चौंकी थी। उसने सोचा कि चूंकि मो रैन ने कन्फ्यूशियस विंड स्कूल को मिटा दिया है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कन्फ्यूशियस विंड स्कूल को जीवन और मृत्यु का शिखर मानता है, इसलिए उसे शिमी कहने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए वह मुस्कुराए और बोली, ठीक है। पिछली कई हजार सीढ़ियों पर मानव क्षेत्र के स्वामी, अंधेरी दुनिया के शासक, सम्राट ता ने लाल रंग की खूबसूरत दुल्हन को लगातार अपनी पीठ पर बिठाया और पहाड़ की चोटी तक चले गए। उसने अपना सिर नीचे किया और जमीन पर धब्बेदार परछाइयों को देखा। वे एक दूसरे से लिपटे हुए एक अजीब मुद्रा में थे। वह हंसा, लेकिन उसकी आवाज कर्कश थी। शीमेई, अब से मैं मानव क्षेत्र का स्वामी हूँ। अब से कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। उसकी पीठ पर झुकी महिला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कुछ देर झिझकने के बाद उसने धीरे से कहा, हम। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। शायद इसकी वजह यह थी कि वह इतनी धीमी थी कि महिला की आवाज इतनी स्पष्ट नहीं थी। ये कुछ अस्पष्ट लग रहा था। मो रैन की आंखें ऐसी जगह लाल हो गईं जहां कोई देख नहीं सकता था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे इस दिन के लिए आपको बहुत देर तक इंतजार कराने के लिए खेद है। सोंग कियुतोंग ने भी सोचा कि मो रैन उसे लंबे समय से पसंद करता था, इसलिए उसने धीरे से कहा, पति। इस महिला की आवाज स्पष्ट और कर्कश थी, जैसे ओस पर गिर रहा एक नाजुक ऑर्किड। सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मो रैन के कदम अचानक रुक गए। क्या गलत?
कुछ नहीं। वह आगे बढ़ता रहा, लेकिन मोरान की आवाज़ अब कर्कश नहीं थी, कमज़ोर कंपकंपी भी गायब हो गई। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, भविष्य में मुझे बस मोरैन कहकर बुलाया जाना। सॉन्ग क्यूटोंग काफी आश्चर्यचकित था, उसने सम्राट को ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने झिझकते हुए कहा, पति, ये मुझे डर है। मोरैन का स्वर अचानक उग्र हो गया, अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दूंगा। मोरैन, सॉन्ग क्यूटोंग ने तुरंत अपने शब्द बदले, मोरैन, मैं गलत थी। मोरान ने और कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ता रहा। जमीन पर छाया अभी भी छाया ही थी। बाद में जब उसने इसे साफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में सिर्फ एक परछाई थी। पानी में चांद, दर्पण में फूल, सब नकली थे। अंततः उसके पास जो कुछ था, वह केवल भ्रम के योग्य था। अंत में, ये सब नकली था। शीमेई। हाँ, मोरान के साथ चल रहे लोगों ने उसे सुना और अपना सिर घुमा लिया। हजारों पत्तियां, हजारों ध्वनियां, और घास और पेड़ों में सरसराहट हो रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर चांदनी चमक उठी। मोरन, क्या हुआ? क्या आप चलते चलते थक गए हैं? मोरन ने चू वानिंग और जू मिंग पर नजर डाली जो उसके सामने चल रहे थे और फुसफुसाए, यदि आप थक गए हैं तो मैं आपको अपनी पीठ पर ले जाऊंगा। इससे पहले कि शीमेई कुछ कह पाती, चू वानिंग पलट गया। उसने मोरैन पर ठंडी नजर डाली। क्या शी मिंगजिंग का पैर टूट गया है? क्या उसे आपके दिखावे की जरूरत है? शीमेई ने जल्दी से कहा, शिजुन, मोरान सिर्फ मजाक कर रहा था, कृपया नाराज न हो। चू वानिंग ने अपनी भौहें नीचे कर ली, उसकी भौहें तीखी थीं और आंखों में हल्की सी ज्वाला थी। हास्यास्पद, मुझे किस बात पर गुस्सा होना चाहिए? इसके साथ ही, उसने अपनी आस्तीनें झटकीं और चला गया। मोरान, शीमेई, मास्टर खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसे नहीं जानते, मोरैन ने शीमेई के कान में फुसफुसाया, उसका दिल सुई की नोक से भी अधिक संकीर्ण है। वह निर्दयी और हृदयहीन है, लेकिन वह दूसरों को अपने प्रति दयालु नहीं होने देता। इसके साथ ही, उसने अपनी नाक सिकोड़ ली, अपनी आवाज धीमी कर ली और निष्कर्ष निकाला, वह बहुत परेशान करने वाला है। उनके सामने, चू वानिंग ने अचानक सख्ती से कहा, मो वेयू, अगर तुमने एक भी शब्द और कहा, तो मैं तुम्हें पहाड़ से फेंक दूंगा। मोरैन अपना मुंह बंद रखने के लिए काफी चतुर लग रहा था, लेकिन उसने चुपचाप शीमेई की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? देखिए, मैं गलत नहीं था, है ना? हस्की और उसकी सफेद बिल्ली